हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन कोर्स केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के सेकंड लेक्चर के बारे में, जिसमें हम आज पढ़ेंगे बेटा थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग के बारे में। ठीक है, इसकी डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग का थेरेप्यूटिक एक्शन क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारा कौन है बेटा, एंड एसिड। ठीक है, एंड एसिड के बारे में बात करते हैं बेटा। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टमक काजेज इरिटेशन एंड पेन। ठीक है बेटा, जब हमारे स्टमक के अंदर एसिड का प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होने लगता है तो हमें क्या होता है, इरिटेबिलिटी होती है, इरिटेशन होता है और क्या होता है, पेन होता है बेटा। ठीक है, और अगर यही एसिड का प्रोडक्शन अगर सीवियर केस हो जाए, ज़्यादा होने लगे, तब ये हमारी एक बीमारी हो जाती है बेटा, अल्सर हो जाएगा, जो कि हमारे स्टमक में क्या हो जाएगा बेटा, अल्सर का डेवलपमेंट हो जाएगा या अल्सर डेवलप हो जाएगा किसके अंदर, कहाँ पर, स्टमक के अंदर। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा बेटा। अंटिल 1970, अगर 1970 तक की अगर मैं बात करूँ बेटा, तब हम अगर 1970 तक की अगर मैं बात करूँ तो 1970 तक केवल हमारा एसिडिटी का जो ट्रीटमेंट था वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंट एसिड, हम क्या कर देते थे, एंट एसिड को एडमिनिस्टर कर देते थे, यानी दे देते थे पेशेंट को और उसको रिलीफ मिल जाता था। ठीक है, सच है, जैसे कि अगर बात किया जाए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर लिया जाए, या मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर दे दिया करते थे। क्या देते थे बेटा हम लोग एज एंटासिड। ठीक है, 1970 तक हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया करते थे या एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड दिया करते थे। लेकिन इसका बेटा ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक बेटा ये था कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर हम देते थे तब हमारा स्टमक का जो एसिडिटी थी वो तो रिमूव हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर हमारा स्टमक कैसा हो जाया करता था बेटा, इसका एडवर्स इफेक्ट आता था, एल्कलाइन हो जाता था, और एल्कलाइन होने की वजह से और ज़्यादा एसिड का प्रोडक्शन क्या कर देता था, ये करवा देता था। कौन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेट करते थे, यानी लेते थे, इनगल्फ करते थे बेटा, तब हमारा क्या हो जाता था, जो स्टमक हुआ करता था बेटा वो ज़्यादा अल्कलाइन हो जाया करता था, यानी कि एसिडिटी तो रिमूव हो जाएगी थोड़े टाइम के लिए तो बेटा आराम मिलता था, लेकिन ये अल्कलाइन होने की वजह से फिर से दोबारा एसिड के प्रोडक्शन को क्या कर देता था, बढ़ा देता था बेटा। ठीक है, इसके लिए फिर अगर हम बात किया जाए तो और जो मेटल हाइड्रोक्साइड था बेटा, उस मेटल हाइड्रोक्साइड के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो मेटल हाइड्रोक्साइड था वो हमारा बेटर अल्टरनेटिव था बेटा। क्या था, बेटर अल्टरनेटिव था। कौन बेटर मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो था वो हमारा जो था वो बेटर अल्टरनेटिव था, अच्छा अल्टरनेटिव था। यानी इसके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कंपेयर में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अच्छा रिस्पांस इसलिए देता था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये किस लिए अच्छा रिस्पांस देता था, तो एक आंसर होगा बेटा कि ये हमारा कैसा हुआ करता था, इंसॉल्युबल हुआ करता था। कैसा होगा, ये इंसॉल्युबल हुआ करता था। जब इंसॉल्युबल होगा तब ये क्या करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, सोडियम यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करेगा बेटा, ये एसिडिटी को रिमूव कर देगा बस। ठीक है, बहुत कुछ करेगा तो पीएच को कहाँ तक ले आएगा, सिर्फ न्यूट्रलिटी तक ले आएगा बस। ठीक है, यानी कि अगर मेटल हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अगर इस्तेमाल करते हैं तो पीएच जो है जो वो बढ़ करके केवल सिर्फ 7 हो सकता है बेटा। ठीक है, न्यूट्रलिटी तक पहुंच सकता है बस, इसके आगे पीएच नहीं बढ़ाता था। इस वजह से हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा, ज़्यादा अच्छा क्या था बेटा, एंटासिड था इन कंपेयर टू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कंपेयर में। ठीक है, दीज ट्रीटमेंट कंट्रोल ओनली सिम्टम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे ट्रीटमेंट जो हुआ करते थे वो केवल सिम्टम को दूर करते थे बेटा, या सिम्टम को कंट्रोल कर लेते थे, नॉट द कॉज। ठीक है बेटा, कॉज को कंट्रोल नहीं करते थे या कॉज को रिमूव नहीं कर पाते थे ये सारे ट्रीटमेंट। ठीक है, देयरफॉर विद दिस मेटल सॉल्ट पेशेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड इजली। इसलिए क्या होता है, मेटल सॉल्ट के द्वारा, ठीक है, पेशेंट जो होता था वो आसानी से ट्रीट
ट्रीटमेंट या ट्रीट नहीं किया जाता था। इन एडवांस स्टेज अल्सर बिकम लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है बेटा। और ऐसे क्या होता था, इस तरीके से हम इस्तेमाल करते थे और करते ही क्या होता था बेटा, ये जो हमारा इस तरीके से एसिड का प्रोडक्शन फिर और बढ़ जाता था। इस वजह से अल्सर जो होता था हमारे लाइफ के लिए घातक बन जाया करता था। एंड इट्स ओनली ट्रीटमेंट इज रिमूवल ऑफ अफेक्टेड पार्ट ऑफ स्टमक, ठीक है बेटा। और जब अल्सर हो जाता है तो उसका क्या होता है, जो ट्रीटमेंट होता है वो अफेक्टेड पार्ट ऑफ जो स्टमक होगा, जहाँ पर भी अल्सर होगा बेटा, उसको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाता था, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाया करती थी। जो भी हम क्या कहते हैं एंटासिड का इस्तेमाल करते थे वो सारे के सारे सिम्टम्स को दूर करते थे, ठीक है बेटा, कॉज को दूर नहीं कर पाते थे, ठीक है। इस वजह से धीरे धीरे क्या हुआ करता था बेटा, अल्सर पनप जाता था, अल्सर हो जाता था स्टमक में। और अल्सर का ट्रीटमेंट यही होता है कि जो भी हमारा जो स्टमक के अंदर जहाँ पर भी अल्सर हो गया है, घाव हो गया बेटा, उस अफेक्टेड पार्ट को क्या कर दिया जाता था, बाय द सर्जरी उसको क्या कर दिया जाता था, रिमूव कर दिया जाता था, ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं। ए मेजर ब्रेक थ्रो इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी केम थ्रू द डिस्कवरी अकॉर्डिंग टू व्हिच ए केमिकल हिस्टामिन, ठीक है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ए मेजर ब्रेक थ्रो इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी, ठीक है बेटा। ये हाइपर एसिडिटी के ट्रीटमेंट की अगर बात किया जाए तो मुख्य दरार तब आई जब ये पता चला कि जो हमारा क्या केमिकल होता है जिसकी वजह से ये एसिडिटी होती है, यानी कि एसिड का सिक्रेशन होता है HCl, और अगर बात किया जाए पेप्सिन का, तो वो कौन है बेटा, हिस्टामिन। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी बेटा। ए मेजर ब्रेक थ्रो इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी केम थ्रू द डिस्कवरी अकॉर्डिंग टू व्हिच ए केमिकल हिस्टामिन। और हिस्टामिन करता क्या है, सिक्रेशन ऑफ पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक, ठीक है। ये हिस्टामिन हमारा क्या करता है, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, पेप्सिन के सिक्रेशन को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रेशन को क्या कर देता है, स्टिमुलेट करता है, यानी कि इस तरीके से क्या करता है, सेक्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है। ये जब डिस्कवरी हुई तब ये उसके बाद एक ड्रग की डिस्कवरी हुई जिसका नाम था बेटा, सबसे पहली ड्रग थी जो हमारी इस तरीके से जो काज को दूर करने के लिए आई, वो कौन थी बेटा, साइमेटिडिन, जिसे हम क्या नाम देते हैं, टेगामेट, ठीक है बेटा। ये हमारी क्या हुई, डेवलप हुई, और जो क्या करती थी बेटा, वो प्रिवेंट कर देती थी हिस्टामिन का हमारे स्टमक के वाल में जो रिसेप्टर होते हैं उस जगह पर काम करने लगी बेटा, ठीक है। ये साइमेटिडिन जो थी एक दवा बनाई गई, ठीक है, जो कि रोक देती है हिस्टामिन का इंट्रैक्शन हमारी स्टमक के वाल से, ठीक है। अगर हमारे हिस्टामिन का अगर इंट्रैक्शन अगर हमारे रिसेप्टर जो होते हैं हमारे स्टमक के वाल में, ठीक है, अगर उससे नहीं होगा तब हमारा क्या होगा बेटा, HCl और पेप्सिन का सिक्रेशन नहीं होगा। जब HCl पेप्सिन का सिक्रेशन नहीं होता तो एसिडिटी खुद ब खुद क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ड्रग साइमेटिडिन टेगामेट, याद रखना बेटा, वाज डिजाइंड टू प्रिवेंट द इंट्रैक्शन ऑफ, ठीक है, ये क्या करती थी, रोक देती थी इंट्रैक्शन ऑफ हिस्टामिन विद द रिसेप्टर प्रेजेंट इन द स्टमक वाल। स्टमक वाल के अंदर जो रिसेप्टर पाई जाती हैं उसकी इंट्रैक्शन को हिस्टामिन से क्या हो जाएगा, उसको क्या करेंगे, रोक देंगे। दिस रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ लेसर अमाउंट ऑफ एसिड, जिससे क्या होगा बेटा, एसिड का जो हमारा सिक्रेशन होगा वो हम या रिलीज होगा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इस काम के लिए बेटा ये हमारी क्या थी, द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रग वाज सो मच, इस दवा का इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा हुई कि दैट इट रिमेन द लार्जेस्ट सेलिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग इन द वर्ल्ड अंटिल द अनदर ड्रग रानिटिडिन जेंटक वाज डिस्कवर्ड, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग की अगर बात किया जाए, सिर्फ इतना बोला जाए लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग कौन सी है इन द वर्ल्ड, संसार की अगर बात की जाए, पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए, तो क्या बताओगे बेटा, रानिटिडिन या जेंटक, ठीक। लेकिन अगर फिर से दोबारा अगर वर्ड बोला जाए कि लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग इन द वर्ल्ड अंटिल द अनदर ड्रग रानिटिडिन जेंटक वाज डिस्कवर्ड, इसका मतलब रानिटिडिन या जेंटक से पहले
ठीक है बेटा, सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग कौन थी बेटा, तब उसका आंसर हमारा कौन होगा बेटा, साइमेटिडिन। क्या नाम होगा उसका, साइमेटिडिन, याद रखना। ठीक है, साइमेटिडिन हमारी क्या होगी, लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग होगी, जब तक रानिटिडिन या जेंटक की बात किया जाए, जब तक डिस्कवरी इसकी नहीं हुई थी। ठीक है बेटा, आइए हम लोग बात करते हैं हिस्टामिन का, थोड़ा सा हमारा स्ट्रक्चर भी दिया गया है फिलहाल। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हिस्टामिन हमारा पेप्सिन या एचसीएल को रिलीज करवाता है हमारे स्टमक में। ये साइमेटिडिन है बेटा, साइमेटिडिन क्या है, लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग ऑफ द वर्ल्ड बिफोर द डिस्कवरी ऑफ रानिटिडिन और जेंटेक। ठीक है बेटा, और ये जो हमारी है रानिटिडिन, ये तो हमारी कौन है बेटा, ये रानिटिडिन है। और अगर आपसे ये कहा जाए लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या बोलोगे बेटा, रानिटिडिन। ठीक है, और फिर अगर आपसे ये कहा जाए बिफोर द डिस्कवरी ऑफ रानिटिडिन, तो क्या बोलोगे, साइमेटिडिन। ठीक, इस तरीके से सारी बातें हो गई। हमने एंटासिड को बेटा पूरा कर लिया। अब हम बात करेंगे एंटी हिस्टामिन की बात करेंगे बेटा। ठीक है, एंटा हिस्टामिन की बात करेंगे, एंटासिड हमने बात कर लिया बेटा, अब हम बात करेंगे एंटी हिस्टामिन। ठीक है, आइए एंटी हिस्टामिन की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हम एंटी हिस्टामिन की बात तो बाद में करेंगे, पहले मैं हिस्टामिन की बात कर लूँ बेटा। ठीक है, अभी हमने हिस्टामिन के बारे में कुछ हमने बात किया बेटा, कुछ और भी इसकी इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एंटी हिस्टामिन में हम लोग बात करने जा रहे हैं। हिस्टामिन की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले एंटी हिस्टामिन को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि हिस्टामिन करता क्या है बेटा। तो जो हिस्टामिन जो होता है वो पोटेंट वैसोडाइलेटर होता है। ठीक है, ये क्या करता है मेरा क्या करता है बेटा, ये होता है, ये क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं, ठीक है, जो हमारी स्मूथ मसल्स जो होती हैं बेटा, ब्रोंकाई और गट को छोड़ करके जितनी भी हमारी मसल्स होती हैं उनको ये क्या करता है, डायलेट करता देता है। क्या कर देता है, वैसो डायलेटर की तरीके काम करता है बेटा, ये क्या कर देगा, डायलेट कर देगा। ठीक है, इट हैज़ वेरियस फंक्शन, इसके बहुत सारे क्या है बेटा, फंक्शन है। इट कॉन्ट्रैक्ट, यहीं से इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है स्मूथ मसल ऑफ ब्रोंकाई एंड गट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा सिर्फ एक दो जगह है जहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, अदरवाइज ये हम पहले बोल चुके कि ये हमारा कैसा होता है बेटा, वैसो डायलेटर होता है। ये बात अभी हमने आपसे बात किया। ठीक, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये हमारा क्या करेगा बेटा, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्मूथ मसल। ठीक है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा स्मूथ मसल को, स्मूथ मसल इन द ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में, एंड कहाँ पर बेटा, गट में। एंड रिलैक्सेस, क्या कह रहा है बेटा, अदर मसल, जितनी भी और अन्य मसल जो होती हैं उनको ये क्या करेगा, रिलैक्सेशन देगा। रिलैक्सेशन का मतलब ही है कि ये क्या करता है, कैसे होगा, वैसो डायलेटर। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, फिर से दोबारा मैं आऊँगा, कॉन्ट्रैक्ट करता है कहाँ पर बेटा, स्मूथ मसल इन द ब्रोंकाई एंड गट। ठीक है, ब्रोंकाई में और गट के जो स्मूथ मसल होती है वहाँ पर ये क्या करेगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सच एज दोज इन द वॉल्स ऑफ द फाइन ब्लड वेसल्स, ये बहुत बात बोल रहा है कि रिलैक्सेस द अदर मसल, जैसे कि हमारी, अगर हमने अभी जैसे मैंने बोला था, जो हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल होती हैं उन ब्लड वेसल की वॉल को क्या करेगा बेटा, ये रिलैक्सेशन देगा। रिलैक्सेशन बोले तो क्या करेगा, ये वैसो डायलेटर की तरीके काम करेगा। ठीक, हिस्टामिन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेजल कंजेशन, ये हमारा हिस्टामिन जो होता है वो नेजल कंजेशन के लिए भी हमारा क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि कॉमन कोल्ड की बात कर लिया जाए या एलर्जिक रिस्पांस टू द पॉलन। ठीक है, पॉलन के प्रति जो हमारा एलर्जिक रिस्पांस हो या हमें कॉमन कोल्ड हो जाए, सर्दी जुकाम की बात किया जाए, तो जो हमारी नाक जो होती है जाम हो जाती है, जैसा कि आप जानते हैं बेटा, नेजल कंजेशन, ठीक है, ये किसकी वजह से होता है बेटा, ये किसकी वजह से होता है, हिस्टामिन की वजह से होता है। किसकी वजह से, हिस्टामिन की वजह से होता है। ठीक, आइए हम लोग बात करते हैं अब इसकी, हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग की बात करने जा रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ हिस्टामिन के बारे में बात किया। वैसोडायलेटर होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा स्मूथ मसल ऑफ इन द ब्रोंकाई एंड गट में, और रिलैक्स करेगी और अदर मसल, जैसे कि हमारी ब्लड वेसल्स की बात कर लिया जाए, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स की बात किया जाए। और हिस्टामिन जो होता है, ये हमारा हिस्टामिन जो होगा वो हमारे नेजल कंजेशन, जैसे कि कॉमन कोल्ड, एलर्जिक रिस्पांस टू पॉलन के प्रति अगर जो एलर्जिक रिस्पांस होता है उसके ज़रिए या कॉमन कोल्ड के ज़रिए जो भी हमारा नेजल नाक जाम हो जाती है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है बेटा, हिस्टामिन। ठीक है, इस तरीके से हिस्टामिन। आइए हम लोग ड्रग की बात करेंगे, इसके ट्रीटमेंट के लिए किस तरीके से कौन सी ड्रग का इस्तेमाल करते हैं।
तो अगर मैं बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा। सिंथेटिक ड्रग ब्रोमफेनरामिन, इसको बार बार बेटा जुबान से प्रोनाउंसिएट करिएगा, बोलिएगा, तभी याद होगा, अदरवाइज नहीं याद होगा बेटा। ठीक है, सिंथेटिक ड्रग जैसा कि क्या नाम है बेटा, ब्रोमफेनिरामिन, जिसे बोलेंगे डिमटैप की बात करेंगे, या टर्फिनाडाइन की बात करेंगे, जिसे बोलेंगे सेल्डेन। ठीक है, याद रखना, ब्रोमफेनरामिन, डिमटैप, टर्फिनाडाइन, डाइन, सेल्डेन। ठीक है, एक्ट एज एंटी हिस्टामिन, कैसे काम करेगा बेटा, एज ए एंटी हिस्टामिन की तरीके काम करेगा, यानी कि जो भी हमारा ये काज क्रिएट करता था ऊपर जो मैंने बताया उसके अगेंस्ट, यानी हिस्टामिन के अगेंस्ट काम करेगा। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से अगर मैं बात करूं बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, इसके आगे हम बात करते हैं, दे इंटरफेयर द नेचुरल एक्शन। ये करता क्या है बेटा, जो भी सिंथेटिक ड्रग ब्रोमफेनरामिन, डिप्टेंट, मैं बार बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टर्फिनाडाइन, सेल्डेन की बात किया जाए, ये हमारा किस तरीके से हमारा काम करता है, तो दे इंटरफेयर, ये हमारा क्या करेगा, इंटरफेयर कर देगा। ठीक है, विद द नेचुरल एक्शन, जो भी हमारा नेचुरल एक्शन किसका बेटा, हिस्टामिन का जो नेचुरल एक्शन होता है, ठीक है, बाई कंपीटिंग विद द हिस्टामिन फॉर बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर वेयर हिस्टामिन एग्जर्ट इट्स इफेक्ट, यानी कि जहाँ पर हमारा हिस्टामिन हमारा जा करके बेटा क्या करता है, काम करता है, वहाँ पर ये एंटा हिस्टामिन क्या करेगा बेटा, कंपटीशन करेगा। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर याद करिए, बताया था बेटा अभी पिछले लेक्चर में हम बात करके आए हैं बेटा, कंपटीशन करेगा, कंपटीटिंग विद किससे, हिस्टामिन से। एंटी हिस्टामिन जो होगा वो हिस्टामिन से compete करके जो हमारे बाइंडिंग साइट होगी रिसेप्टर की, वहाँ पर हमारे हिस्टामिन के एक्शन को क्या कर देगा बेटा, रोक देगा, इनहिबिट कर देगा। ठीक है बेटा, ये बात हम बात कर सकते हैं। अभी मैंने बताया दे इंटरफेयर, ये हमारा इंटरफेयर करता है, कौन, ये दवाएं जो मैंने बोला है। ठीक है, विद द नेचुरल एक्शन, जो भी नेचुरल एक्शन किसका होता है, हिस्टामिन का होता है, बाई कॉम्पिटिंग विद हिस्टामिन फॉर बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर, रिसेप्टर के बाइंडिंग साइट की अगर बात किया जाए, पर ये क्या करेगा, एंटी हिस्टामिन, हिस्टामिन से क्या करेगा, कॉम्पिटिशन करेगा, वेयर हिस्टामिन एग्जर्ट्स इट इफेक्ट, और इस तरीके से हमारे हिस्टामिन के इफेक्ट को क्या कर देगा बेटा, इंटरफेयर कर देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नौ, अच्छा बेटा इसमें अभी हमने बात किया था नौ एंट एसिड में भी हमने हिस्टामिन का नाम लिया था, और हमने एंट एसिड में और एंटी हिस्टामिनिक की बात किया जाए तो इसमें भी हमने बात किया बेटा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ क्वेश्चन क्या कहते हैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। एंटी हिस्टामिन में भी हिस्टामिन की बात है, एंटी एसिड में भी हिस्टामिन की बात है बेटा। तो एक क्वेश्चन ये दिमाग में मेरे आता है, ठीक है, जो कि रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर हमारा हिस्टामिन की ही वजह से अगर एंटी एसिड है, ठीक है, सॉरी एसिडिटी है, और हिस्टामिन की वजह से भी एलर्जिक रिस्पांस है, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि हम एंटी एसिड के जगह पर, हम एंटी एसिड के जगह पर एंटी हिस्टामिन और एंटी हिस्टामिन के जगह पर एंटी एसिड का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन ऐसा बेटा इसलिए नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा अभी हम जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि जो हमारे रिसेप्टर होते हैं बेटा, वो हमारे क्या होते हैं, सेलेक्टिविटी को शो करते हैं। क्यों, क्योंकि बाइंडिंग साइट का शेप, साइज और अमाइनो एसिड कंपोजिशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसका रीज़न ये है। नाउ द क्वेश्चन व्हाट अराइज इज, व्हाई डू अबव मेंशन एंटीहिस्टामिन नॉट अफेक्ट द सिक्रेशन ऑफ एसिड इन द स्टमक। ये कहना ये चाह रहा है कि हिस्टामिन जो होता है वो हमारे स्टमक के एसिड के सिक्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, नॉट इफेक्ट द सिक्रेशन ऑफ एसिड इन द स्टमक। इसका रीज़न क्या है, तो ये रीज़न, यही एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। द रीज़न इज दैट एंटी एलर्जिक एंड एंटी एसिड ड्रग वर्क ऑन डिफरेंट रिसेप्टर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगर मैं इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो इन दोनों लोगों का रिसेप्टर जो होता है वो क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता है। ठीक है, वही कह रहा है द रीजन इज दैट एंटी एलर्जिक एंड एंटी एसिड ड्रग, जो भी दोनों ये ड्रग हैं, ये होता ज़रूर है हिस्टामिन की वजह से, लेकिन इनका जो रिसेप्टर होता है वो हमारा क्या होता है, ये दोनों ड्रग डिफरेंट रिसेप्टर पर काम करती हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी दवाएं जो भी अभी हमने बात किया था वो दवाएं हैं बेटा। इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ये हमारी कौन है, ब्रोमफेनरामिन, जिसे बोलते हैं बेटा डिमटैप या डिमटेन भी बोलते हैं। दूसरी हमारी कौन है, टर्फिनाडाइन, सेल्डेन। ये दोनों की दोनों दवाएं हमारी कौन सी हैं, एंटी
हिस्टामिनिक ड्रग है बेटा, ठीक है। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग कौन कौन सी, ब्रोमफेनामिन, डिप्टेन की बात किया जाए, टर्फेनाडाइन, शेल्डेन, ठीक है। इस तरीके से सारी दवाओं को बेटा कलेक्ट करके ही रखना बेटा, और बार बार इसको रिवाइज करना, तभी याद होगा, अदरवाइज ये मेडिसिन हमारी याद नहीं होती हैं बेटा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे बेटा इसकी बात न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल हमने एंटासिड की बात कर लिया बेटा, एंटी हिस्टामिन की बात कर लिया बेटा, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक। आइए, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैंकुलाइजर के बारे में, ठीक है बेटा। किसके बारे में हम बात करेंगे, ट्रैंकुलाइजर के बारे में बात करेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं बेटा, ट्रैंकुलाइजर की अगर बात किया जाए तो ट्रैंकुलाइजर एंड एनाल्जेसिक और न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग दो हैं, ठीक है बेटा। एक हमारी ट्रैंकुलाइजर की बात किया जाए और एनाल्जेसिक की बात किया जाए। एनाल्जेसिक और हमारी यानी न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग में दो पार्ट में हम पढ़ेंगे, एक हमारा ट्रैंकुलाइजर होगा, दूसरा हमारा कौन होगा बेटा, एनाल्जेसिक होगा। ये दोनों के दोनों हमारे कैसे होते हैं, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग होती हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम पर काम करती हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप, ठीक है। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग होती हैं। दीज अफेक्ट द मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर। ये हमारे क्या करते हैं, ट्रैंकुलाइजर की भी बात कर लो या एनाल्जेसिक की बात कर लिया जाए, दोनों की दोनों हमारे क्या कर देते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं मैसेज ट्रांसफ़र मैकेनिज्म, कहाँ से, नर्व टू रिसेप्टर। जो हमारे नर्व से रिसेप्टर पर हमारा मैसेज ट्रांसफ़र होता है, उस मैसेज ट्रांसफ़र को क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं, कौन, ट्रैंकुलाइजर एंड एनाल्जेसिक, ठीक। आइए हम लोग बात करते हैं ट्रैंकुलाइजर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा ट्रैंकुलाइजर के, इस टॉपिक में हम बात करेंगे न्यूरोलॉजिकली एक्टिव में सबसे पहले हमारा ट्रैंकुलाइजर है, और दूसरा भी हम बात करने जा रहे हैं एनाल्जेसिक की भी बात करेंगे। सबसे पहले हम ट्रैंकुलाइजर के बारे में बात करते हैं बेटा। ट्रैंकुलाइजर में अगर हम देखते हैं तो हमारा जो ट्रैंकुलाइजर है वो ट्रैंकुलाइजर आर ए क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड। सबसे पहली बात तो ये बात समझ में आ जाना चाहिए, ट्रैंकुलाइजर एक हमारी क्या है बेटा, क्लास है, किसका, केमिकल कंपाउंड का, जिसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं बेटा, स्ट्रेस में करते हैं, माइल्ड और सीवियर मेंटल डिजीज़ में करते हैं, ठीक है, हल्की या भारी, ठीक है। अगर हमारी, ठीक है, मेंटल डिजीज़ हो या हमारे स्ट्रेस हो तो स्ट्रेस में, या माइल्ड और इवन सीवियर मेंटल डिजीज़ की अगर बात किया जाए तब हम ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दीज रिलीव एंजाइटी, ये ट्रैंकुलाइजर करते क्या हैं, ठीक है, हमें आराम देते हैं, किस चीज़ में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में, ठीक है बेटा, तनाव में, इरिटेबिलिटी, ठीक है, एक्साइटमेंट बाय द इंड्यूसिंग द सेंस ऑफ वेलबींग, ठीक है। ये बात मैं बोल सकता हूँ कि जब हम ट्रैंकुलाइजर लेते हैं तब हमें एंजाइटी में रिलीफ मिलती है, स्ट्रेस में, तनाव में, इरिटेबिलिटी में, या किसी चीज़ के प्रति जो एक्साइटमेंट होती है उसमें भी हमें क्या होता है, रिलीफ मिलता है, ठीक है, आराम मिलता है। ये किस तरीके से आराम देते हैं, इंड्यूसिंग ए सेंस ऑफ वेलबींग, ठीक है। इसको लेने के बाद बेटा क्या होता है, एसेंस ऑफ वेलबींग, सब कुछ अच्छा लगता है, ठीक है। यानी कि अगर हमें स्ट्रेस है, तनाव है, एंजाइटी है, इरिटेबिलिटी है, एक्साइटमेंट है, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारे अंदर क्रिएट हो गई है तो ट्रैंकुलाइजर को लेने के बाद हमें सब कुछ अच्छा लगता है बेटा, ठीक है। यानी कि इंड्यूसिंग ए सेंस ऑफ वेलबींग, दे फॉर्म एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल। इसी रीजन की वजह से ये क्वालिटी जो भी हमने बताया इसमें ये रिलीफ देती हैं, इस वजह से ये हमारे स्लीपिंग पिल का एसेंशियल कंपोनेंट भी है, ठीक है। यानी जो स्लीपिंग पिल्स होती है, जो भी हमारी बेटा, जो भी हमारी नींद की दवाएं होती हैं, उस दवाओं में ट्रैंकुलाइजर का कुछ ना कुछ कंपोनेंट ज़रूर होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमारी इस तरीके से जो भी हमने बताया इसमें क्या करते हैं, ये रिलीफ देती हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रैंकुलाइजर, ठीक है, कई तरीके की ट्रैंकुलाइजर होती हैं बेटा। दे फंक्शन बाय डिफरेंट मैकेनिज्म, ठीक है, ये भिन्न भिन्न प्रकार से अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर एड्रेनालिन की बात करने जा रहे हैं।
कह रहा है इज वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, ये हमारा कौन हो क्या होता है बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, दैट प्ले ए रोल इन मूड चेंज, जो हमारा क्या करवाता है बेटा, मूड को सही करवाता है, यानी मूड चेंज कर देता है। यानी कहता है आदमी क्या कहता है कि हमारा मूड थोड़ा सा सही नहीं है, तो जो ये नॉर एड्रेनलिन जो होता है वो हमारा क्या होता है बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो हमारा क्या करता है, इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है कहाँ, किस चीज़ को करने में बेटा, मूड को चेंज करने में। ठीक है, मूड चेंज करने में नॉरएड्रेनालिन का अहम रोल है, यानी कि ये मतलब इसका। इफ़ द लेवल ऑफ नॉरएड्रेनालिन, जो कि ये नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर होता है, ये नॉरएड्रेनालिन इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर, वो हमारा मूड चेंज करने में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, कह रहा है इफ़ द लेवल ऑफ नॉरएड्रेनालिन, अगर हमारी बॉडी के अंदर इस नॉरएड्रेनालिन का लेवल क्या हो जाए, लो हो जाए बेटा। ठीक है, नॉरएड्रेनालिन का लेवल क्या हो जाए, अगर हमारा लो हो जाए तो कुछ फॉर सम रीजन, किसी भी कारणवश, देन सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी, जो हमारी सिग्नल जो होता है, ठीक है, एक्टिविटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। यानी कि जो हमारा नर्व से क्या कहते हैं, इस तरीके से अभी हमने बात किया, नर्व से रिसेप्टर की या नर्व से मसल्स की बात की जाए, इस तरीके से जो भी हमारा मैसेज जो सिग्नल सेंड हो रहा है, वो अगर नॉन एड्रेनालिन का सिक्रेशन हमारा क्या हो गया, लो हो गया, तो सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, लो हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और पर्सन जो होगा, वो इंसान जो होगा, वो हमारा सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन, और वो हमारा किस में चला जाएगा बेटा, डिप्रेशन में चला जाएगा। यानी कि मैं एक बात मैं बोल सकता हूँ कि नॉरएड्रेनालिन जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर खुद ब खुद इस तरीके से, ठीक है बेटा, रिलीज होता है, और ये हमारे मूड चेंज करने में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर नॉरएड्रेनालिन का सिक्रेशन अगर बेटा कम हो जाता है, तो हमारी जो सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी जो होती है वो कम हो जाएगी, जिससे जो इंसान होगा वो सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, यानी डिप्रेशन हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब अगर उसको डिप्रेशन हो गया, ठीक है बेटा, तब हम क्या करेंगे, इन दिस सिचुएशन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का इस्तेमाल करेंगे बेटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, ठीक है, आर रिक्वायर्ड। तब उसको हम क्या करेंगे, अगर उसको डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन होगा तो जाहिर बात है उसका मूड सही नहीं होगा, और ये सारी चीज़ें जो हमने बताया बेटा, ठीक है, उसको डिप्रेस में आ जाएगा। तो जब डिप्रेशन हो जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग उसकी को ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इन दिस सिचुएशन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग आर रिक्वायर्ड। दीज ड्रग, ये ड्रग करती क्या है, हाँ थोड़ा सा बेटा बात करूँगा मैं। एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग होती हैं उनका वर्क क्या होता है, उनका वर्क ये होता है बेटा कि ये इस तरीके से सीधा सीधा मूड चेंज नहीं करती बेटा। ठीक है, ये क्या करती हैं, एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग होती हैं वो हमारी जो एंजाइम होती है, जो हमारे नॉरएड्रेनालिन को जो हमारी डिग्रेडेट करती है एंजाइम, उस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। जब वो एंजाइम इनहिबिट हो जाएगी जो कि हमारी नॉन एड्रेनालिन का डिग्रेडेशन करती है, तो खुद ब खुद अपने आप नॉरएड्रेनालिन का सिक्रेशन हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा। तो जैसे ही नॉर्मल लेवल पर आएगा वैसे ही अपने आप डिप्रेशन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं दीज ड्रग, कौन सी ड्रग, किसकी बात चल रही है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की बात चल रही है बेटा, ध्यान दीजिएगा। दीज ड्रग इनहिबिट, ये ड्रग जो होती हैं इनहिबिट द एंजाइम व्हिच कैटलाइज द डिग्रेडेशन ऑफ नॉन एड्रेनालिन। ठीक है, ये हमारे नॉन एड्रेनालिन जो होती है, ठीक है, उसके डिग्रेडेशन में जो एंजाइम इस्तेमाल होती है उसको ये क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है बेटा। ध्यान दीजिएगा, दीज ड्रग, कौन सी ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इनहिबिट कर देगी द एंजाइम व्हिच इज कैटलाइज द डिग्रेडेशन ऑफ नॉन एड्रेनालिन। नॉन एड्रेनालिन को जो डिग्रेड करती है एंजाइम, उस एंजाइम को ये क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। कौन, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। इफ़ द एंजाइम इज इनहिबिटेड, अगर हमारी एंजाइम जो कि डिग्रेड करती है नॉरएड्रेनालिन को, अगर वो इनहिबिट हो जाएगी, दिस इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर इज स्लोली मेटाबोलाइज, तो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो होगा वो स्लोली धीरे धीरे मेटाबोलाइज होगा एंड कैन एक्टिवेट
इट्स रिसेप्टर फॉर लॉन्गर पीरियड, और जो रिसेप्टर के प्रति जो हमारा अभी बताया था, ठीक है बेटा, इस तरीके से हमने बताया कि नर्व टू रिसेप्टर जो हमारा ट्रांसफ़र होता है, मैसेज जो होता है ट्रांसफ़र होता है, सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी जो हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी बेटा, एक्टिवेट हो जाएगी, एक्टिवेट इट्स रिसेप्टर फॉर लॉन्गर पीरियड, थस काउंटर एक्टिंग द इफेक्ट ऑफ डिप्रेशन। इस तरीके से हमारी क्या होगा, डिप्रेशन जो इफेक्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, काउंटर एक्ट हो जाएगा। काउंटर एक्ट का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, डिप्रेशन रिमूव हो जाएगा, काउंटर एक्टिंग द इफेक्ट ऑफ डिप्रेशन, और हम डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, 2 दवाएं हैं अलग से बेटा दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, आइप्रोनियाजिड एंड फिनलजीन। ध्यान दीजिएगा, एक हमारी आइप्रोनियाजिड है, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं आइप्रोनियाजिड, एक हमारी दवा है बेटा क्या, आइप्रोनियाजिड, और दूसरी हमारी कौन है बेटा, फेनलजीन। ठीक है, 2 सच ड्रग, ठीक है, 2 ऐसी ड्रग हैं, एक हमारी आइप्रोनियाजिड, दूसरा फेनलजीन। सारी दवाओं को बेटा एक साथ इकट्ठा करके रखना वरना दिक्कत आ जाएगी, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और बार बार इसको रटिएगा तभी ये याद होगा। एक हमारी आइप्रोनियाजिड है, दूसरी हमारी कौन है, फेनलजीन, जिसे क्या बोलते हैं, नारडिल बोलते हैं बेटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो दवाएं हैं, ये 2 दवाएं जो हमारी कौन सी दवाएं हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं, ये भी हमारी होगी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, और दूसरी ये भी हमारी कौन है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। ठीक है, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कौन कौन सी, आइप्रोनियाजिड, फिनलजीन, या इसे बोलेंगे नारडिल। ठीक, ये क्या करेंगे, हमारे डिप्रेशन को रिमूव करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने इस तरीके से मैकेनिज्म बता दिया किस तरीके से रिमूव करेंगे। अब आइए हम लोग ट्रैंकुलाइजर की बात करते हैं, कुछ और भी ट्रैंकुलाइजर हैं। सम ट्रैंकुलाइजर नेमली क्लोरडाइजिपाक्साइड मेप्रोबामेट। ठीक है बेटा, क्लोरडाइजिपाक्साइड मेप्रोबामेट की बात किया जाए, दूसरा हमारा क्या है, मेप्रोबामेट, आर सेलेक्टिवली माइल्ड ट्रैंकुलाइजर। ठीक है बेटा, यस, अटेंशन प्लीज। ये माइल्ड ट्रैंकुलाइजर, अगर आपसे कहा जाए कि हमारा माइल्ड ट्रैंकुलाइजर का एग्जाम्पल बताओ, तो आपको हमें क्या बताना पड़ेगा बेटा। ठीक है, ये एक हमारा कौन है, क्लोरडाइजिपाक्साइड, और दूसरा कौन है, मेप्रोबामेट। ये हमारे क्या होते हैं, हल्के ट्रैंकुलाइजर होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं रिलीविंग टेंशन। किसी को अगर टेंशन है किसी चीज़ का, तब हम क्या करते हैं, ये हल्के जो ट्रैंकुलाइजर होते हैं, जैसे कि हम बात करें क्लोरडाइजिपाक्साइड या मेप्रोबामेट, ये दोनों के दोनों ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं जिसको टेंशन हो। ठीक है, ये टेंशन को क्या कर देगा, रिलीव कर देगा। ठीक है, यानी कि टेंशन उसका रिमूव कर देगा। एक हमारी मेडिसिन और भी है, इक्वानिल। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हम थोड़ा सा अलग करना चाह रहे हैं। इक्वानिल भी हमारी क्या होता है, डिप्रेशन में और हाइपरटेंशन, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। जो इक्वानिल ड्रग है उसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, फॉर कंट्रोलिंग, किसमें, डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। ठीक है, किसी को डिप्रेशन भी है और हाइपरटेंशन भी है, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर हाई होना, ठीक है, इस तरीके से बीपी हाई हो बेटा। ठीक है, और डिप्रेशन भी अगर इस तरीके से है वो, तो हम कौन सी ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं, इक्वानिल की का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा ये पढ़ने के बाद खुद ब खुद इस्तेमाल मत करने लगना। ठीक है, क्यों, विदाउट डॉक्टर के रिकमेंडेशन के डॉक्टर मेडिसिन को बेटा नहीं लिया जाता है। क्यों, क्योंकि पहले ही लेक्चर में मैंने इस बात को बताया है कि अगर हमने कोई भी अगर केमिकल का इस्तेमाल किया जो कि थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करता है, तब तो वो मेडिसिन है। लेकिन अगर हमें नहीं मालूम है, अगर हमने उसको डोज को अगर बढ़ा लिया, तब वही हमारी जो मेडिसिन की तरीके काम करता था केमिकल, जो ड्रग बोल सकते हो। ठीक है, वही हमारी पोटेंशियल पॉइजन हो जाएगी बेटा। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्लोरडाइजिपाक्साइड है, मेप्रोबामेट, ये दोनों के दोनों हमारे कौन है, माइल्ड ट्रैंकुलाइजर। कौन है बेटा, माइल्ड ट्रैंकुलाइजर। और जो ये हमारी इक्वानिल है, ठीक है, ये इक्वानिल हमारा जो है, ये भी हम इस तरीके से बोल सकते हैं, माइल्ड ट्रैंकुलाइजर में ही आ जाएगा। ठीक है, बोल सकते हैं एक ट्रैंकुलाइजर ही बोलो, माइल्ड ट्रैंकुलाइजर अलग किया हूँ तो अलग ही रहना, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। जैसे रिलीविंग टेंशन की अगर बात किया जाए कि सर कि इस टेंशन में रिलीव के लिए,
ठीक है, माइल्ड ट्रैंकुलाइजर देंगे क्लोराडाइजिप ऑक्साइड में प्रोबामेड, और डिप्रेशन और हाइपरटेंशन में इक्वानिल देंगे बेटा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इक्वानिल में क्या, हाइपरटेंशन एंड क्या बताया बेटा, डिप्रेशन। ठीक, आइए हम लोग आगे बात करते हैं बेटा। जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, ट्रैंकुलाइजर की बात किया जाए तो कुछ हमारे जो बारबिट्यूरिक एसिड होते हैं, जैसे कि बेरोनल, अमाइटाल, निम्बुटाल, लिमिनल एंड सुकिनल जो भी होते हैं बेटा, ठीक है, ये हमारे जो होते हैं इम्पॉर्टेंट क्लास होती है ये किसकी, ट्रैंकुलाइजर की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ करना बताना चाह रहा हूँ। कुछ बारबिट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ बारबिट्यूरिक एसिड, जैसे कि अगर मैं बात करूं वेरोनल, अमाइटाल, निम्बुटाल, लिमिनल, सिकोनल। ठीक है बेटा, क्या बोला, लिमिनल और क्या बेटा, सिकोनल। ठीक है, अगर मैं बात करूं, क्या बोला, वेरोनल, मेरे साथ बोलिएगा, वेरोनल, अमाइटाल, निम्बुटाल, लिमिनल, सिकोनल। ठीक है, इस तरीके से जो हमने बात किया, ये हमारी क्या होती हैं, इम्पॉर्टेंट क्लास होती हैं किसकी बेटा, ट्रैंकुलाइजर की। ठीक है, ये होते क्या हैं, ये होते हैं बेटा डेरिवेटिव होते हैं किसके, ऑफ बारबिट्यूरिक एसिड। ये हमारे क्या होते हैं, बारबिट्यूरिक एसिड के क्या होते हैं बेटा, डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ बारबिट्यूरिक एसिड, वेरोनल, अमाइटाल, निम्बुटाल, लिमिनल, सिकोनल कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ ट्रैंकुलाइजर। ये हमारी इंपॉर्टेंट क्लास होती है ट्रैंकुलाइजर की। इसको याद करने के लिए बेटा हम ऐसे बताते हैं क्लास में, वैन लू से। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, क्या बोलूँगा, वैन लू से, VANLU से, वैन लू से। आप अलग से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फिलहाल मैं इसे यहाँ पर लिख नहीं पाऊँगा बेटा। वैन लू से, V फॉर वेरोनल, ठीक है, A फॉर अमाइटाल, ठीक है, N फॉर निम्बुटाल, लू ल्यूमिनल हो गया, से सिकोनल। ठीक है, वैनलू से। ठीक है, वेरोनल, अमाइटाल, निम्बुटाल, ल्यूमिनल एंड सिकोनल, ये क्या होते हैं, हमारे इंपॉर्टेंट क्लास होते हैं ट्रैंकुलाइजर के। ठीक है, दीज डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड बारबिट्यूरेट्स। यार जाहिर सी बात है, ये हमारे बारबिट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव हैं, तो इसलिए हम इनको क्या नाम दे सकते हैं, ये सारे के सारे हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या होते हैं, बारबिट्यूरेट्स होते हैं। एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बारबिट्यूरेट्स जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं बेटा, हिप्नोटिक होते हैं। हिप्नोटिक क्या मतलब होता है, स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो ऐसे एजेंट जो हमें क्या बेटा, स्लीप प्रोड्यूस कर दें, यानी कि नींद जिससे आ जाए, ठीक है, लेने के बाद, जिस ड्रग को लेने के बाद ये नींद आ जाए, उसे हम हिप्नोटिक बोल सकते हैं। जैसे कि वही बात बोल रहा है कि जो जितने भी ये बारबिट्यूरेट्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं बेटा, हिप्नोटिक होते हैं, स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ अदर सब्सटेंस बोला है बेटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सम अदर सब्सटेंस का इस्तेमाल भी हम एज ए ट्रैंकुलाइजर के तरीके हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारा ये वैलियम और दूसरा हमारा कौन बेटा, सीरोटोनिन। वैलियम और सीरोटोनिन दो अदर सब्सटेंस बोला है बेटा, ये भी हमारे कैसे काम करते हैं, एज ए ट्रैंकुलाइजर के तरीके काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ हमें दिया गया है बेटा, वेरोनल दिया गया है, वैलियम एंड सीरोटोनिन। ठीक है, तो अभी मैं बताया वैलियम और सीरोटोनिन ये हमारे कैसे होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, ये भी हमारे क्या करते हैं, एज ए ट्रैंकुलाइजर के तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, और वैनलू से तो बताया ही ये हाँ बेटा, हम लोग अब बात करेंगे एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है बेटा, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग में ट्रैंकुलाइजर, और अब हम बात करेंगे एनाल्जेसिक। ठीक, एनाल्जेसिक जो होता है बेटा वो हमारा क्या करता है, रिड्यूस कर देता है या एबोलिश बोल सकते हैं पेन को। ठीक है, जो हमारे बॉडी में अगर पेन है तो उसको एनाल्जेसिक क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, कम कर देगा या एबोलिश ख़त्म कर देगा बेटा। ठीक है, या रिड्यूस कर देगा बोल सकते हैं, विदाउट द काजिंग द इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है बेटा, बिना किसी बदलाव के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के कॉन्शियसनेस में कोई भी तब्दीली नहीं आएगी, मेंटल भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, इन कोऑर्डिनेशन में यानी हमारा कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, ना पैरालिसिस होगी, ना किसी भी नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब किए हुए जो ये एनाल्जेसिक जो होता है वो हमारा पेन को क्या कर देता है, एबोलिश कर देगा या रिड्यूस कर देगा बेटा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
ठीक है, जबकि ये कौन है बेटा, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग है। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम बात समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है दीज आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। ठीक है, इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है बेटा नॉन नारकोटिक या नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक, दूसरा होता है नारकोटिक ड्रग। नॉन नारकोटिक वो होते हैं जो जिनका एडिक्शन हमारी बॉडी में नहीं होता, यानी एक बार अगर हम लें या 10 बार लें तो इसको लेने की मुझे आदत नहीं पड़ती है। दैट इज़ कॉल्ड नॉन नारकोटिक नॉन अडिक्टिव। और जो नारकोटिक ड्रग होती हैं, वो नारकोटिक ड्रग होती हैं कैसी होती हैं बेटा, एडिक्टिव होती हैं, और नॉन नारकोटिक नॉन एडिक्टिव होती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए अभी हम लोग इस तरीके से इसके बारे में खूब अच्छे से बात करते हैं। इसमें अभी से बात करने की कोई ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। नॉन नारकोटिक वाले में अगर बात करते हैं, नॉन नारकोटिक में एनाल्जेसिक को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है बेटा। थोड़ा सा इसको समराइज़ करेंगे। एक हमारा नॉन नारकोटिक, दूसरा हमारा कौन है बेटा, नारकोटिक। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले अब बात करेंगे नॉन नारकोटिक के बारे में। नॉन नारकोटिक वाले में अगर बात किया जाए तो नॉन नारकोटिक या नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक, नॉन नारकोटिक या नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक, इसमें 2 एग्जाम्पल है। एक हमारा कौन है बेटा, एस्पिरिन, और दूसरा कौन है बेटा, पैरासीटामॉल। बिलोंग टू द क्लास ऑफ नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक। ठीक है, ये नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक क्लास के 2 मेंबर हमारे बड़े ही इंपॉर्टेंट है। कौन बेटा, एस्पिरिन एंड पैरासीटामॉल। ठीक है, इनको लेने के बाद इसकी लेने की आदत नहीं पड़ती है। दैट इज कॉल्ड नॉन नारकोटिक। ये बात मैं कई बार बोल चुका बेटा। ठीक है, एस्पिरिन जो होता है वो मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल, एस्पिरिन जो होता है वो हमारा सबसे फेमिलियर एग्जाम्पल है। एस्पिरिन इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है बेटा, ये एस्पिरिन करता क्या है, ये एस्पिरिन जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन के सेक्रेशन को, या ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, केमिकल के, इस प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल के सिंथेसिस को क्या कर देता है, ये इनहिबिट कर देता है। कौन, एस्पिरिन। ठीक है बेटा, तो एस्पिरिन इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिन। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन हकीकत में करता क्या है बेटा, इन्फ्लामेशन इन द टिश्यू एंड काजेस पेन। ठीक है बेटा, जब कभी भी हमें कोई भी चोट लगती है तब हमारा क्या, हमारी बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन होते ही उस टिश्यू में या उस जगह पर जहाँ पर भी चोट लगी है बेटा, ठीक है, उस टिश्यू में क्या हो जाएगा बेटा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और जब इन्फ्लामेशन होता है तो 100% तो पेन होना ही होना है। तो इस तरीके से दीज ड्रग आर इफेक्टिव इन रिलीविंग स्केलेटल पेन। और ये जो ड्रग है कौन बेटा, एस्पिरिन की बात किया जाए तो यह, पैरासीटामॉल की भी बात कर लिया जाए तो ये हमारा स्केलेटल पेन को भी क्या कर देता है बेटा, रिमूव कर देता है। या ऐसे बोल सकते हैं एस्पिरिन जो होती है वो हमारी स्केलेटल पेन को भी क्या कर देती है बेटा, रिलीविंग एक्शन करती है, यानी कि आराम देती है बेटा, या पेन, स्केलेटल पेन को भी रिमूव करती है। जैसे कि हम आर्थराइटिस की बात कर लेते हैं, आइटिस वर्ड कहीं पर भी लग जाए बेटा तो आइटिस का मतलब ही होता है कि स्वेलिंग। आर्थ्रो यानी कि जॉइंट, यानी जॉइंट जो भी हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट हैं उस जॉइंट में अगर स्वेलिंग हो जाए तो जिसे हम क्या नाम देते हैं, ठीक है, आर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्केलेटल पेन होता है। इसके स्केलेटल पेन को रिमूव करने के लिए, ठीक है, रिलीविंग में हम क्या देते हैं बेटा, एस्पिरिन का इस्तेमाल करते हैं। दिस ड्रग हैव मेनी अदर इफेक्ट सच एज रिड्यूसिंग फीवर। ये जो ड्रग्स हैं वो हमारी दूसरे इफेक्ट भी रखती हैं। कौन, रिड्यूसिंग फीवर, यानी फीवर को भी कम कर देती हैं। फीवर को कम करने वाले को हम क्या बोलेंगे, एंटीपायरेटिक। ठीक है, और दर्द को कम करने वाले को हम क्या बोलेंगे, एनाल्जेसिक। एंड प्रिवेंटिंग द प्लेटलेट्स कोगुलेशन। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि ये जो हमारी एस्पिरिन होती है वो हमारी क्या होती है, एज ए एंटीपायरेटिक की तरीके भी काम कर रही है। जैसे एंटीपायरेटिक का मतलब क्या हुआ, फीवर को रिमूव कर रही है और प्रिवेंट कर रही है प्लेटलेट्स कोगुलेशन। और हमारे बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स के कोगुलेशन जो होता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग की बात से रिलेटेड है ये। ठीक है बेटा, तब यहाँ पर क्या कहते हैं, उसको भी ये क्या कर देता है बेटा, एस्पिरिन प्रिवेंट करता है। तो अगर ये प्लेटलेट्स कोगुलेशन को प्रिवेंट करता है तो ये मैं वर्ड बोल सकता हूँ कि ये, इसका मतलब इसके पास एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन होता है। किसके पास, एस्पिरिन के पास। इसी वजह से एस्पिरिन को हम ये पाए कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर कर सकते हैं, हार्ट अटैक के प्रिवेंशन में भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है,
तो सारी बातें अब समझ में आ जाना चाहिए। एस्पिरिन पैरासीटामॉल 2 क्लास हैं नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक के। एस्पिरिन हमारी बहुत फेमिलियर एग्जाम्पल है हमारे लिए। एस्पिरिन इनहिबिट कर देती है कौन से केमिकल को, प्रोस्टाग्लैंडिन को, हमारी बॉडी में जो सिक्रेशन होता है जिसकी, और प्रोस्टाग्लैंडिन करता क्या है, इन्फ्लेमेशन करवाता है हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें, और जिसकी वजह से क्या होता है, पेन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पेन को रिमूव करने के लिए हम कौन सी ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं, एस्पिरिन का। ठीक है, तो ये वही बात कहना चाह रहा है कि ये ड्रग का ये हमारी क्या होती है, इफ़ेक्टिव होती है, यानी कि ठीक है कारगर होगी बेटा किसमें, स्केलेटल पेन को रिलीव करने में, जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं, आर्थराइटिस बोल सकते हैं। और ये ड्रग का इस्तेमाल हम कहाँ पर बेटा, फीवर को भी रिमूव करने में कर सकते हैं, जैसे कि जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक। ठीक है बेटा, और ये हमारा क्या हुआ बेटा, प्लेटलेट कोगुलेशन को भी रोकता है। इस वजह से एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि एस्पिरिन का इस्तेमाल हम हार्ट अटैक के प्रिवेंशन में भी कर सकते हैं। ठीक, आइए हम लोग अब बात करते हैं नारकोटिक एनाल्जेसिक की बात करते हैं बेटा। नारकोटिक एनाल्जेसिक में नारकोटिक एक हमारी क्या थी, नॉन नारकोटिक, नॉन एडिक्टिव। नारकोटिक हमारी वो होती हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं बेटा, मॉर्फिन की बात कर लिया जाए, 2 ड्रग हैं हमारी, 2 मॉर्फिन की बात किया जाए, अदर होमोलॉग्स, 2 ड्रग की बात नहीं ना करके हम इस तरीके से मॉर्फिन की बात कर रहे हैं बेटा। बहुत सारी होती है, फिलहाल जो हमारे सिलेबस में हम उसी की बात करेंगे। मॉर्फिन एंड अदर इट्स होमोलॉग्स व्हेन एडमिनिस्टर्ड इन मेडिसिनल डोजेस। ये बात हम आपको पहले लेक्चर में, इस चैप्टर के पहले लेक्चर में बात कर चुका हूँ बेटा, कि अगर मैं किसी भी ड्रग को अगर मेडिसिनल डोजेज में देता हूँ तो वो एज ए क्या होती है बेटा, वो एज ए मेडिसिन के तरीके वो ड्रग काम करेगी। लेकिन अगर उसी ड्रग को अगर मैंने, ठीक है बेटा, अगर ओवरडोज अगर दे दिया तो वही हमारी पोटेंशियल पॉइजन के तरीके काम करने लगती है। वही बात यहाँ पर भी बोलना चाह रहा है। मॉर्फिन एंड अदर एंड मेनी ऑफ इट्स होमोलॉग्स व्हेन एडमिनिस्टर्ड इन मेडिसिनल डोजेज। अगर मैंने मेडिसिनल डोजेज में अगर इसको दिया तो ये क्या करेगा बेटा, ये रिलीफ देगा, आराम देगा, किस में, पेन में। ठीक है, और प्रोड्यूस करेगा स्लीप, यानी कि पेन को ख़त्म करेगा और सुला देगा। ठीक है, कौन, मॉर्फिन। लेकिन अगर मैंने इसको पॉइजनस डोजेज में अगर दे दिया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके से, तब ये क्या करेगा, ये प्रोड्यूस कर देगा स्टूपर, बेहोशी भी प्रोड्यूस कर सकता है, कोमा में भी पेशेंट जा सकता है, कन्वल्जन हो जाएगा बेटा। कन्वल्जन मालूम है बेटा, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल की बात कर चुके हैं हम लोग विटामिन में। ठीक है, स्टपर हो सकता है, बेहोशी हो सकती है, कोमा में जा सकता है, कन्वल्जन हो सकता है, या अल्टीमेटली डेथ हो सकता है। ये ऑप्शन दे करके बेटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर मैं मॉर्फिन को या नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक को अगर मेडिसिनल पॉइजनस डोज में दे दिया जाए तो क्या क्या हो सकता है, स्टपर, बेहोशी, कोमा, कन्वल्जन, अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। मॉर्फिन नारकोटिक्स आर समटाइम्स रेफर टू द ओपिएट्स। ठीक है, मॉर्फिन नारकोटिक को हम क्या करते हैं, कभी कभी हम क्या बोलते हैं, इसको ओपिएट्स भी नाम देते हैं, समटाइम्स ओपिएट्स भी बोलते हैं। रिफर टू ओपिएट्स, ओपिएट्स इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि ये हमारा जो होता है वो ऑब्टेन किया जाता है कहाँ से, ओपियम पॉपी। ये पॉपी प्लांट से, पपावर सोमनीफेरम, आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा बेटा। ये ओपियम पॉपी प्लांट से मॉर्फिन को क्या किया जाता है बेटा, निकाला जाता है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ओपिएट्स भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि दीज एनाल्जेसिक आर चीफली यूज्ड फॉर द रिलीविंग द पोस्ट ऑपरेटिव। क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि ये चीफली मुख्यतया किस तरीके से कहाँ पर इस्तेमाल इसका किया जाता है। तो दीज एनाल्जेसिक, ये अगर हम नॉन नारकोटिक की बात ना करके हम नारकोटिक की बात कर रहे हैं, नारकोटिक का मुख्यतया हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं बेटा, रिलीफ ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेन, यानी कि जब ऑपरेशन हो जाता है तब उस वक्त तो हमारा क्या होता है, उस वक्त जो पेन होता है उसको तो हम इंजेक्शन के ज़रिए हम उसको दूर कर लेते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं बेटा, एनेस्थीसिया दे करके। लेकिन जब ऑपरेशन हो चुका होता है तो उसके बाद भारी दर्द होता है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, मॉर्फिन को यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। कार्डियक पेन भी बहुत खतरनाक पेन होता है बेटा। ठीक है, जिसमें क्या एंजाइना जो होता है, हार्ट अटैक की केस की बात कर रहा है। ठीक है, पेन ऑफ टर्मिनल कैंसर की बात किया जाए, यानी कैंसर का सबसे लास्ट स्टेज अगर है तो वहाँ पर भी पेन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। एंड इन चाइल्ड बर्थ लेबर पेन की बात किया जाए तो चाइल्ड बर्थ, यहाँ याद रखना बेटा, चाइल्ड बर्थ
रिलीव इन पोस्ट ऑपरेटिव पेन, कार्डियक पेन एंड पेन ऑफ टर्मिनल कैंसर। ये 4 ऑप्शन दे करके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये मुख्यतः हम क्या करते हैं बेटा, नारकोटिक का इस्तेमाल चीफली इस तरीके से हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे बात करते हैं बेटा। ये स्ट्रक्चर हमारा दिया गया है, ये हमारा स्ट्रक्चर है मॉर्फिन का है, ये हमारी हेरोइन का है, मॉर्फिन, हेरोइन और तीसरी कौन है, कोडीन। ये सब डेरिवेटिव है। ठीक है, अभी हमने बताया भी फिलहाल, ये मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, मॉर्फिन एंड मेनी ऑफ इट्स होमोलॉग्स। तो ये है सब इसके क्या है बेटा होमोलॉग्स हैं, ये मॉर्फिन है। अच्छा, स्ट्रक्चर को पहचानना हो बेटा तो NH CH3 यहाँ पर ग्रुप है। आप सब में देखेंगे, सब में इस तरीके से ये ग्रुप हमारा इस तरीके से कॉमन है। ठीक है, तो इससे आप नहीं पहचानने की नहीं पाएंगे। अगर मैं मॉर्फिन की बात करूँ तो मॉर्फिन में 2 OH ग्रुप है, 2 OH ग्रुप है ना बेटा। अगर मैं हेरोइन की बात करूं तो हेरोइन में इसका मतलब मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से हेरोइन बनी होगी। और हेरोइन में अगर आप देखेंगे तो ये एसिटाइल ग्रुप एक इधर और OH ग्रुप हट करके यहाँ 2 एसिटाइल ग्रुप हेरोइन में हुआ। इसका मतलब मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से क्या बनती है, हेरोइन। ये बायो में आपको दिया भी गया, आप बायो में जा करके बेटा देख सकते हैं। और याद करने का बड़ा बढ़िया जुगाड़, उसको वहीं से याद करो क्योंकि वो वहीं होगा। अच्छा, कोडीन वर्ड में बेटा आप ध्यान दो, कोडीन में को का मतलब हुआ 7, सह है ना भाई। तो अगर 7 है तो इसका मतलब कोडीन वाले में को का मतलब 7, तो ये पहले मॉर्फिन वाला OH और हेरोइन वाला एसिटाइल दोनों हैं। तो बस इस तरीके से अगर फिगर दिया तो आपका काम हो गया। ठीक है, कैसे काम हुआ, मॉर्फिन में 2 OH, हेरोइन में एसिटाइलेशन से ऑफ मॉर्फिन से बना होगा हेरोइन। और अगर कोडीन की बात किया जाए, को फॉर मतलब सह मतलब साथ, कंपनी देना, यानी दोनों OH भी है, एसिटाइल ग्रुप भी है। ठीक है, इस तरीके से हमारी क्या कहते हैं बेटा, ये हमारा जो थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग थी वो ख़त्म हुआ। अब हम, हालांकि इसी में चल रहा है अभी, अब हम बात करेंगे एंटी माइक्रोबियल्स के बारे में बात करेंगे बेटा।